चलिए शांत रहिए। दिलीप अपना काम, ज्ञान ना दो दूसरे को, दूसरे के पास तुमसे ज्यादा है। देखो मार्जिनलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, पहले मैं थोड़ा सुन लूं आप लोगों से कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं भावना से जानना चाहता हूं कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। आप समझा सकते हो, मैं इंग्लिश में डिफाइन करने की नहीं कर रहा। हाँ हिंदी में, अच्छा सॉरी, आप हिंदी, हाँ हिंदी में ही बताना, और क्या संस्कृत बताएंगे आप? हिंदी में है ना तुम्हारा बेस एसटी भावना, हस्यकरण होता है, मतलब मार्जिनलाइजेशन ज्यादा आसान होगा आपके लिए। कल आए थे ना, बताइए। बकवास, तुम बताओ। उम्मीद नहीं की थी क्या कि आपसे पूछेंगे। जब तक मुझको इसका आंसर नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। बता बेटा, तू बता मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। हमको ये भी तो पता चल जाए कि हमारे स्टूडेंट्स को पता भी है हम समझ गया। ठीक, 25 पैसे की चाय ना पी सकते, शांति बनाए रखिए। देखो तो मार्जिनलाइजेशन आप समझ गए कि हम लोग शुरू से ही अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को, कुछ लोगों को समाज में अपने से बाहर निकाल के रखते हैं, अपने से अलग करके रखते हैं। हम अपनी कल्चर या अपनी सभ्यता से उनकी सभ्यता को अलग मानते हैं। हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको निकृष्ट मानते हैं, मतलब अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और उनको बैकवर्ड मानते हैं। छोटी जातियों के साथ ऐसा सदियों से समाज में होता आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग ये मानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो प्रॉपर्टी है, जो भगवान की पूजा करने का अधिकार है, स्वर्ग, पहले जमाने में स्वर्ग जाने का जिसको अधिकार है, वो कुछ ना कुछ ब्राह्मण लोगों को या कुछ लोगों को है, सब लोगों को नहीं। तो जितना भी ये डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव था, भेदभाव के द्वारा या भेदभाव के कारण ही लोगों को इस समाज से अलग रखा गया। हमारे नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, कल्चर, इन सबों से अलग रखा गया। इसी को मार्जिनलाइजेशन या हस्यकरण कहा जाता है। काट करके अलग कर देना। कोई शूद्र था तो काट करके उसको गांव के सबसे बाहर कह दिया गया कि यहाँ बस्ती बना के आपको रहना है, आप समाज में बीच में नहीं रह सकते। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, मनीष गांव है हम लोग का बिहार में। हम लोग की जो कास्ट है भूमियार ब्राह्मण की, वहां पे 80% के भूमियार ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है। उसमें और भी कास्ट के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उन लोगों को क्या किया जाता है कि ये इनकी ये बस्ती गांव के पश्चिम छोर पे, दिशाएं डिसाइड थी। जो सबसे निकृष्ट जाति ग्रंथों के हिसाब से मानी जाती है, जो ब्राह्मणों के चोंचले थे फालतू फंड के, उनको दक्षिण में जगह दिया जाता था कि गांव का जो दक्षिणी हिस्सा होगा, साउदर्न हिस्सा होगा, वहां पर उनको रखा जाएगा। क्योंकि हम लोग उसको राक्षस कुंड मानते हैं। दक्षिण मतलब सबसे अशुभ हम लोग मानते हैं दिशा। उस दिशा में ना तो सर करके सोते हैं, ना भगवान की स्थापना कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। दक्षिण मतलब राक्षस वाला जगह है। तो गांव में हम लोग वहां पर इस तरह किया जाता था, और अभी भी ऐसा ही है। अब कुछ हद तक सुधार, एजुकेशन आ गया तो ठीक है ना। तो इसी को मार्जिनलाइजेशन कहा गया कि समाज में सब लोग को जो एक साथ रहना था, उस समाज में सब लोग नहीं रहते साथ साथ, कुछ लोगों को अलग निकाल दिया गया उनके अंदर से। कर ले बेटे। अब देखो स्टेरियोटाइपिंग, आदिवासी जन स्टेरियोटाइपिंग कल बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि एक, बता रहे हैं एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं इसका मीनिंग मतलब पता है, डेफिनेशन, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक सेकंड, देखा था
अरे यार हिंदी था, मैंने इंग्लिश लिखा। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन। हाँ, मतलब स्टेरियोटाइप का मतलब कि घिसा पिटा सोच, पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच, ठीक है ना। हाँ, मैं भूल गया था। अब देखो, आदिवासी लोगों के साथ शुरू से हम लोग का है कि ये हम लोग आर्य हैं, हम लोग बड़े वीर थे, ये लोग पहले यहाँ रहते थे, इन लोगों को मार के हम लोगों ने जंगलों में भगा दिया, पहाड़ों में खदेड़ दिया, अब ये वहीं रहते हैं, और हम लोगों ने इस पे, हम लोग ज्यादा ताकतवर थे तो हम लोगों ने राज्य कर लिया। मैं अपने गांव की भी कहानी बताऊं। वहां पे एक कुदरार, कुदरार नाम की है ना ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी आज से सैकड़ों साल पहले। और हम लोगों के दादा, बड़े चाचा, ताऊ लोग बताते थे कि जब यहाँ पर हम लोग बाहर से आए उस गांव में बसने के लिए, ठीक है, क्योंकि सोन नदी का नाम सुना ना, सोन रिवर जो गंगा में मिलती है, हम लोग उसके किनारे वाले थे किसान। वहां पे हमेशा बाढ़ आते रहती थी, तो सोचा भाई यहाँ से हटके किसी एक ऐसे जगह जाए जहां स्टेबल हो सब चीज। वहां गए तो वहां पर वो जनजाति थी, उनको मार के भगा दिया, उनको जो भी किसी तरह घर तोड़ दिए पूर्वजों ने, ठीक है। और वहां पे सारे खेतों पे अधिकार करके हम लोग वहां के बसिंदे बन गए, ठीक है ना। तो ये सदियों से हम लोग ने ये सोचा कि आदिवासी कमजोर थे और वो हम लोगों ने उनपे जीत हासिल की है, उनका हक ही नहीं है इस समाज में रहने का। भैया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो जानवर मार के शिकार करके खा लेते हैं। समझ रहे हैं ना ये सोच लोगों की। तो उनका किसी भी तरह हक नहीं है कि हमारे समाज में शादी ब्याह में रीति रिवाज में किसी भी तरह आने का। सबसे बड़ा जो स्टेरियोटाइप है मैरिज सिस्टम। हम लोग अभी भी अपने ही कास्ट में, अपने ही जाति में विवाह करते हैं, हिंदू धर्म में तो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उस आधार पे भी देख लीजिए। आदिवासी एंड डेवलपमेंट ये तो पढ़ा दिया था, आगे चलते हैं। देखो, सबसे प्राचीन काल से आदिवासियों के साथ जो हुआ वो था आर्यों वाली थ्योरी, आर्यन थ्योरी। आर्यन सिद्धांत ये कहता है, जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने लिखा, किताब लिखी, जो पुस्तक लिखी, उसमें बताया गया कि ये जो पूरा का पूरा जो लैंड है, जो लोग किसान हैं, जो भी अभी सिविलाइज्ड है, मतलब कि जो सभ्यता में रहते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन का आप हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का इलाका, इसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो खेती बाड़ी वाले इलाके देखते हैं, यहाँ पर पहले आदिवासी ट्राइबल जो जनजाति थे वो लोग रहते थे। वेदों में इनके लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया, आपको नहीं मिलेगा, मैं बता दूं, दस्यु। वेद में जी, वेद में यहाँ पर ट्राइबल लोगों के लिए या आदिवासी लोगों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका नाम था दस्यु। और कहा गया कि जब आर्यन लोग आए तो उन लोगों ने मार करके जंगलों और पहाड़ों में इनको खदेड़ दिया और इस पूरे इलाके में गौ पालन करने लगे और खेती बाड़ी का काम करने, ठीक है। आगे जाकर के जब अंग्रेजी शासन आया, अब जो खदेड़ के जंगल में किए गए थे वो वहां पर थे, उनको कोई नहीं छेड़ता था, पड़े रहो भाई आराम से करते रहो काम। उसके बाद जब अंग्रेजी सरकार आई तो उन्होंने देखा कि खेतों से तो रेवेन्यू आ ही रहा था जहां खेती हो रही है। उन्होंने सोचा कि इतने कम खेत से काम नहीं चलेगा, वो तो चाहते थे कि जितनी ज्यादा खेती होगी उतना ज्यादा टैक्स आएगा, उतने ज्यादा कपास की, कॉटन की खेती करवाओ, नील या इंडिगो की खेती करवाओ, ताकि हम अपने यूरोप में ले जाकर के बेचेंगे। तो उन्होंने जंगलों को काटना स्टार्ट करवाया। साथ ही साथ पूरे दुनिया में, दिलीप अपना काम करो बेटे, मुंह से नहीं चलाना ना, क्लोज योर जीभ ऑफ योर माउथ। हाँ तू भी लगा ले बेटे, फायदा रहेगा सबका। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक नेवी पावर जो मजबूत थी वो अंग्रेजों की थी। और वो नेवी पावर कैसे होती है? नेवी पावर मतलब कि समुद्री सेना। अब समुद्री सेना तो तभी मजबूत होगी जिसके पास ज्यादा नाव या जहाज होंगे। और भारत के जो जंगल हैं, मैंने जब आप लोग को 9th क्लास को पढ़ाया था, तो भारत में सबसे अधिक जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसका टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ की जो लकड़ी होती है, जो
उड़न होता है वो बूट बनाने, क्योंकि मजबूत होता है और हल्का होता है, ठीक है, लाइट वेट का होगा, ज्यादा भारी नहीं होगा और मजबूत भी होगा। इससे क्या फायदा होगा कि वो ज्यादा दिन तक टिकेगा भी, और साथ ही साथ उसको जो हल्का होगा फ्लोटिंग में भी आसान होगा, पानी पे तैरेगा भी, तो नाव बनाने के लिए या जहाज बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट की लकड़ियां जो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, हर जगह सबसे अधिक जगह। तो और उसमें सबसे बड़ा इलाका आपको मध्य प्रदेश और झारखंड और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है। सागवान, साल, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, उसमें जो लकड़ियां पाई जाती हैं। तो अब जो जंगल में लोग जो रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, उनको दिक्कत हुई, ठीक है ना, कि भाई ये तो अब हम यहाँ हजारों साल से यहाँ पे उठा के फेंक रखा है, यहाँ से भी हटा रहे हैं, हम खाएंगे क्या, मरे जाएंगे, ठीक है। और ये लड़ाई चलते रही, तो जो डेवलपमेंट हुआ उनके साथ ये भी अत्याचार हुआ। और अभी जब आजादी के बाद का बात हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत के जो मंदिर होंगे वो ये बांध या डैम होंगे। याद रखिए, कभी जीवन में एक क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में रखिएगा, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के जो टेम्पल होंगे वो ये डैम्स हैं, जो नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाए गए, क्योंकि इन्हीं से इरिगेशन के लिए पूरी नहरें निकाली जा रही हैं और भी चीजें, पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है डैम बना के। लेकिन इस डैम के बनाने के चलते, सड़कों के बनाने के चलते क्या होता है कि आदिवासियों को उनके जंगलों पहाड़ों से हटाया जाता है, जिसके चलते फिर से उनको दिक्कत होती है। अभी है, आदिवासी भारत में है ही कहाँ। तो बेटे मैथ कहा था ना कि हर दिन लेके आया करो आप लोग, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, तो साइंस में कर लो, इससे भाई से के साथ कर लो, ये तो 2 बुक है ना इसके पास, एक बुक तू ले ले, जितनी आ रही उतनी कर लो। देखो अब हम बात करते हैं, तो आदिवासियों का समझ में आ गया। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, अल्पसंख्यक और हशियाकरण। अल्पसंख्यक का मतलब वो होता है कि जो संख्या में या पॉपुलेशन में कम होते हैं। भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी, मुस्लिमों को माना जाता है, जो कि नहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, इन सबों को माइनॉरिटी कम्युनिटी या अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। तो क्या इनको भी, जी बोलिए। हाँ, हिंदू सबसे अधिक है ना, 80% हिंदू हमारे, हाँ पूरे भारत में 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और 20% के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और ईसाई, ये सब जी। और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, कोई एकता नहीं हम लोग के बीच में, कभी नहीं, कभी नहीं। एक इलाके का विधायक दूसरे इलाके के विधायक को है ना लड्डू के अंदर जहर देके मारने के चक्कर में पड़ा रहता है, कि किस तरह से भाई वो सुपड़ा साफ हो जाए उसका, या अपने ही जो दूसरा खड़ा होने वाला होगा। कहाँ एकता है, देश के नाम पे कुछ नहीं है। एक समय था जब भारत आजाद हुआ था, देश के विकास या डेवलपमेंट की बात आएगी तो सारे नेता, कोई विपक्ष, ये वो अपोजिशन, कुछ नहीं, सब लोग एक थे। भारत पाकिस्तान युद्ध हो या भारत चाइना वॉर हो, सब एक साथ थे। अब यहाँ पर है ना भाई, राफेल विमान खरीदा गया है, अब राफेल के ऊपर जांच कमेटी बैठा देगी, अरे पागल लोग, यहाँ चाइना तोप सेट करके, मिसाइल सेट करके बॉर्डर पे खड़ा है। कल ही का न्यूज में बता दो आप लोगों को, चाइना ने LAC, LAC समझते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बॉर्डर को LAC कहा जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना वालों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उन्होंने, नाम है बेटे बस, और क्या। हाँ, ना मानती, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चल ठीक नहीं, फिर सुन तू, अब छेड़ दिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो, और सुन। नहीं डाला, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
ठीक है ना। तो चाइना वाला जो बॉर्डर डिसाइड किया गया उसको मैकमोहन, जो एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे अंग्रेजों के, उनके नाम पे मैकमोहन लाइन कहा गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन थी उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन। ठीक है, कहां थे, कहां चला गए। तो चाइना ने अभी भारत के बॉर्डर पे जो एलएसी है वहां पे रेलवे, रोडवेज, एरोप्लेन का पूरा एयरपोर्ट बेस सब कुछ बना दिया है। अभी सरकार ने 4 धाम को जोड़ने के लिए, जैसे बद्रीनाथ, नीचे कर्नाटक में श्रृंगेरी, फिर वहां पे द्वारका और पुरी, इन सबों को जोड़ने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए लेके आए। तो भारत में जितने भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एनजीओ नहीं होते जो आंदोलनकारी, उन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते, 50-60 से ऊपर है ना पीआईएल लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और उससे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पर्यावरण तो बाद में भी देख लिया जाएगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो इस पर्यावरण का क्या अचार लगाओगे आम का? ठीक है ना, पहले देश तो बच जाए। क्योंकि हम लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल को, वो सड़क के रास्ते ही जा सकती है, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत पावरफुल मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को अगर आपको चाइना के बॉर्डर पे सेट करना, युद्ध के समय पहले वहां पहुंचाना है, तो सड़कें तो चौड़ी करनी पड़ेगी ना। तो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पहले बोला था भारत सरकार ने कि 5.5 मीटर, 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी तभी उतना भारी भरकम ट्रक जा सकता है। अब हम लोग ट्रक पे हो जाता है, ट्रक पे ना उसमें रिमोट सिस्टम होता है, रिमोट सेंसिंग से, मतलब वहीं से ट्रक ही लेकर के जा सकता है, उसपे पूरा मिसाइल लगे रहते हैं। हाँ, चौड़ी। अब कहा गया है, आपको इसमें सदमा लगा, 1.5 और जोड़ लो। अब सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने, कि 5.5 नहीं 7 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए कम से कम, और वो भी पक्की सड़क चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर के सालों भर वहां पर जा सकता है, असला गोला बारूद जाएगा। अरे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तो यहाँ पर ब्रेड पकौड़े और नेपाली रिटेही, नेपाली के चाउमीन का क्या मतलब रह गया? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में (29) और 30 फंडामेंटल राइट्स में, 29 और 30, 29 और 30 जो आर्टिकल या अनुच्छेद है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता देता हूं माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या क्या भारत में अधिकार मिलता है। अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, जैसे कि वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो या ईसाई, 6 कम्युनिटी को माना, तो वो किसी भी तरह का अपना शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको खुद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जितना भी टैक्स आता, वो टैक्स फ्री होता है, उन पे टैक्स नहीं सरकार लगाती। मदरसों का नाम आपने सुना होगा, मदरसा, ये अधिकतर मस्जिदों में मदरसा होता है। ठीक है, और वहां पे मौलवी उनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, अपना कुरान उरान हदीस पढ़ाते रहते हैं। अधिकतर आतंकवादी वहीं से बन रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग का गुरुकुल होता है ना, वैसे मुसलमानों का मदरसा होता है। जैसे पंडित जी हम लोग का पढ़ाते हैं, है ना, वहां पर मौलवी पढ़ाते हैं, अपना फारसी उर्दू जो भी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उनको हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नौकरियों में, एडमिशन में, आईआईटी, इंजीनियरिंग, जो भी यूपीएससी में, सब में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, मुस्लिम इसमें आते हैं। ठीक है, ये सारा उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में उनको अभी उनका मार्जिनलाइजेशन तो है। ठीक है ना, पूरे इंडिया में जितने भी कास्ट या कम्युनिटी है, उसमें सबसे लोअर एजुकेशन रेट जो है वो किसका है? मुस्लिमों का ही। मुस्लिम कम्युनिटी सबसे कम पढ़ी लिखी है। 14 साल का होते ही इनको हाथ में पेचकस और कमर पे प्लास देके भेज दिया जाता है, जा नट टाइट करके मैकेनिक बन जा।
मैकेनिकल बनाया जाता है। आसान है ना जी। लाइट थोड़ा इस बैटरी लो हो गया तो ये बंद रहता है सीधा। याद नहीं आया हमको। मजा आया ठीक है देखो। बेटे कति 7 मिनट बस है ना, सांस रोक के बैठ जा, फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिमों के साथ क्या मार्जिनलाइजेशन है देखिएगा। इंडिया के किसने बोला 5-15 चली लीजिए एक बार, वो बात नहीं बेटे, छोड़ना 15 मिनट कुछ ना आता है। मैंने ऐसा तो ना है ना कि तेरे बिना वो काम ना होगा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब तेरा ब्याह हो रहा हो। बताएंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत के टोटल पॉपुलेशन का 13.4% है, 13.4% मुस्लिमों की जनसंख्या है भारत में। ये 2011 का डाटा है। अब समझिए 10 साल में कितना बढ़ा दिया होगा। 13.4 100 में से, ठीक है। मुस्लिमों की अब लिख के दो बेटे। हाँ 17-20 से अब जा रहे हैं वो, देख लिए अब। क्यों मतलब हमने थोड़ी उसको कहा था, वो खुद कर गए। क्यों सर अब जाके हिंदू कहाँ मरेंगे यार? 80% हिंदू, 20% से ज्यादा मुस्लिम कहाँ से? कोई बात नहीं बेटे, चिंता ना कर, को ना लड़ों को समझा बेटे, सांत्वना दे। हमारी संख्या जो बढ़ती जा रही है हमारे देश में। बेटा एक ही उपाय काटो मुल्लों ने। चलो देखो, अरे अब करें देखिएगा। देखो अब 1994 में एक सर्वे किया गया था जिसमें कहा गया है कि जो कच्चा घर है, कच्चा हाउस जो होता है, 63.6% इस इंडिया का जो कच्चे घर में रहने वाले हैं, उस टोटल कच्चे हाउस में रहने वाले लोगों की संख्या का 63.6% केवल मुस्लिमों की है और 55.2% हिंदुओं की है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, बिजली की उपलब्धता की, तो 30% मुस्लिम अभी भी ऐसे हैं जो कि बिजली जिनको नहीं मिली है और 43.2% हिंदू ऐसे हैं। पाइप वाटर मतलब कि साफ पानी की बात करो, बिजली है ही नहीं, वहां पर गई नहीं है आज तक। पाइप वाटर की बात करो, जो सप्लाई वाटर होता है, तो 19.4% मुस्लिमों को ये नहीं मिला। मतलब इतना ज्यादा अभाव है और कहीं कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। अभी जो आएगा 2021 का जो सेंसस आएगा ना, असली डाटा आएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं ना, बीजेपी की सरकार असली बात लेके आएगी। कब आएगा वो? लिटरेसी रेट की बात करें, 2001 का डाटा है, 11 का भी नहीं, बस पुरानी बुक लाए कोई पॉलिटी की, कोई बुक लाया तो आते ही क्यों तुम लोग? घर से ही बैठे के वहीं पे अगरबत्ती घुमा लेते यार। जब एसएसटी आप लोग का क्लास है, आप लोग को क्यों नहीं लेके आए? एक सेकेंड मेरे को डाटा चेक करने दो, ये पुरानी बुक है। ओ बेटी बुद्धू बोलिए। आप लोग इतना है ना, दांत भी सोड़ने के लायक हो नहीं गुनाह करने के बाद, तो आराम से बैठे रहो। क्या बुरा किया था? ना पढ़ने का, लापरवाही। एक सेकंड रुकिए बेटा। हाँ देखो,
2011 की जो सेंसस आई, 2011 के सेंसस में भारत की टोटल लिटरेसी रेट 74%, मतलब भारत में 74% लोग पढ़े लिखे थे। इसमें केवल हिंदुओं का अगर स्पेशली कास्ट वाइज कम्युनिटी वाइज किया जाए तो 63% हिंदू पढ़े लिखे थे, मुस्लिम केवल 57%, क्रिश्चियन 74%, सिख 67%, बौद्धिस्ट 71, और भारत में सबसे अधिक पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन मानी जाती है वो जैन्स की है, 86%। जी मतलब हिंदू उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ। पॉपुलेशन ज्यादा। अब अगर बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, मतलब सरकारी नौकरियों में रहने की, आप लोग मुंह बंद करके रखो, ज्यादा फुदक रहा है रे मेढक, बोला चुप रहने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी से केवल 3, जितने भी आईएएस लोग सारे इंडिया में होते हैं 3% ही केवल मुस्लिमों से होते हैं, हिंदू का नहीं दिया है। 4% ही केवल आईपीएस होते हैं, 1.8% आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस से होते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब जो भी सरकारी कंपनियां होती है उसमें 3.3%, स्टेट पीएसयू, स्टेट की जो कंपनियां होती है उसमें 10.8, और बैंक और आरबीआई में 2.2%, मतलब बहुत कम ही इनका योगदान है। तो बेटे ये पढ़ते ही नहीं तो होंगे कहां से, ये बात। तो कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, पता है तो ठीक है, सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड इंडिया में, सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड या समाज से में पिछड़े हुए, मार्जिनलाइज मतलब पिछड़ा हुआ, सबसे अधिक कौन है? एक तो दलित वर्ग, ठीक है, मतलब कि लोअर कास्ट के, बैकवर्ड कास्ट के हिंदू समाज में, दूसरे आदिवासी या ट्राइबल लोग, और तीसरे माइनॉरिटी। ये 3 जो कैटेगरी है वही हमारे समाज में सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है। जय सिया राम। और कोई मार्जिनलाइज्ड है भी? टाइम हो गया, कोई है भी सर? और कोई लगता है नहीं बेटे है तो बहुत कुछ ना, लेकिन जो सबसे ज्यादा